भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आप बता सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क और आप नहीं बता सकते तो मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पिछड़ों, दलितों में ये संदेश चला गया है कि पार्टी ऊंची जातियों की होकर रह गई है। ये पार्टी हमारा सम्मान नहीं रखती और ये सब राजनीतिक बातें तो होती रहती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक एनकाउंटर से ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का ही एनकाउंटर हो रहा है? जो ऊंची जाति और खास तौर से सजातीय जाति मानी जाती है, ठाकुर बिरादरी, उसके अपराधियों को क्यों छोड़ दिया जाता है? ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब सुल्तानपुर में मंगेश यादव नाम के एक व्यक्ति का एनकाउंटर हो गया। अपराधी था, उस पे 6-7 मुकदमे थे। सुल्तानपुर में पिछले दिनों डकैती पड़ी थी एक सर्राफ की दुकान पर। 6-7 बदमाश घुसे थे, नकाबपोश थे। उन्होंने रिवॉल्वर निकाले, तमंचे निकाले और लूट के भाग गए। इसके कुछ दिनों बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर हो जाता है और फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं कि इसमें मंगेश यादव पे तो 6-7 मुकदमे थे, लेकिन इस लूट का जो मुख्य सूत्रधार था, जिस पे 34 मुकदमे थे, विपिन सिंह, उसको सम्मानपूर्वक अदालत में सरेंडर करने का मौका दिया जाता है। एक फोटो भी वायरल हुआ जिसमें बिना हथकड़ी के 2 सिपाही इसको ले जा रहे हैं। सवाल उठाया कि बाकी जो अपराधी थे उनके टांग में हल्की सी गोली मारी गई और लेकिन मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से, यादव जाति से आता है। इस सवाल के बाद राजनीति गर्म आ गई। मंगेश के माता पिता ने कहा कि सब जानते हैं कि हमारे बेटे को 3 दिन पहले पुलिस उठा के ले गई, पुलिस कस्टडी में था और उसको मार दिया गया। ये कोई पहला मामला नहीं है। एसटीएफ बहुत बदनुमा दाग बन के रह गई है उत्तर प्रदेश के ऊपर। सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स होकर रह गया है और बात भी सही है। एसटीएफ की कमान संभाल रहे हैं अमिताभ यश जो ठाकुर हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं और बड़ी संख्या में ठाकुर डीएसपी से लेकर निचले दरोगा तक एसटीएफ में भर लिए गए हैं और ऐसे वैसे नहीं भरे गए हैं। 7-7 8-8 सालों से वहीं जमे हुए हैं और उनके ऊपर जो संगीन आरोप लग रहे हैं, उनको सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। एक बहुत बदनाम डिप्टी एसपी हैं, वो तैनात हैं वहाँ पर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में व्यापारियों से, अगर आप इंटेलिजेंस से मुख्यमंत्री जाँच कराएँगे पता चलेगा, व्यापारियों से बाकायदा चौथ वसूली करते हैं। वो भी एसटीएफ के दफ्तर में बैठ के, ऐसी चर्चा है। धमकाते हैं। एसटीएफ के नाम पर व्यापारी डर जाते हैं। किसी नौजवान व्यापारी ने किसी गर्लफ्रेंड से, किसी लड़की से बात कर ली तो उसकी रिकॉर्डिंग निकाल के उससे लाखों की वसूली हो जाती है। इस तरह की तमाम चीज़ें मेरे संज्ञान में आती रहती हैं। इन साहब का एक जगह तबादला हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक राजधानी लखनऊ के एक चर्चित वकील था, जो मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं। इन डिप्टी एसपी ने उनके चरण पकड़ लिए। उनके संग वो घूमते हुए शॉपिंग मॉल में हर जगह उनके फोटो दिख जाएंगे। उनको पता है कि जब तक इन वकील साहब का आशीर्वाद सिर पे बना रहेगा, तब तक उनका कहीं तबादला नहीं होगा। वो एडीजी साहब के भी करीबी हैं और बदनाम हैं। इस बीच में जब एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर की फोटो, एनकाउंटर करने वाले डिप्टी एसपी डी के शाही की एक फोटो ने और हंगामा खड़ा कर दिया। जब एनकाउंटर होता है, आप अपराधी का पीछा कर रहे होते हैं, पता है कि आपको अपराधी को पकड़ने जाना है, तो फोर्स के लोग तो खास तौर से स्पोर्ट्स शूज पहन के जाते हैं, जूते पहन के जाते हैं जिससे भागने में आसानी हो जाए। लेकिन ये जो एनकाउंटर का फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो में डी के शाही खड़े हुए हैं, डिप्टी एसपी, और वो बाथरूम स्लीपर या जिसको आम भाषा में हवाई चप्पल कहा जाता है, उस तरह की चप्पल पहने हुए हैं। अब आप खुद अपने दिमाग से अंदाजा लगाइए, आप किसी अपराधी का पीछा हवाई चप्पल पहन के करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप हवाई चप्पल पहनकर घर पर बैठे हुए थे, अचानक सूचना आई और आप हवाई चप्पल में ही दौड़ पड़े। आप बाकायदा ऑफिस में एक अपराधी का पीछा करने गए थे, लेकिन आपकी वेशभूषा बता रही है कि जैसा ये चलन होता है कि अपराधी जब आपकी कस्टडी में होता है कि डालो गाड़ी में ठोक के आना है, तो आप जिस वेशभूषा में होते हैं वो उस वेशभूषा में चल चल देते हैं। मेरे मित्र थे आईपीएस और उन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर किए। मैं उनसे कभी-कभी मज़ाक में कहता था, थोड़ी स्क्रिप्ट तो बदल लो। वही रटी-रटाई भाषा। अपराधी भाग रहा था, हमें मुखबिर से सूचना मिली कि अपराध करने वाला है, हमको देख के भागा, उसने गोली चलाई, हमारी गोली जवाबी में वो मारा गया। वही एक रिवॉल्वर तमंचे की बरामदगी, वही 315 बोर कारतूस। एक कुछ लोग हमारे हमले में घायल हो गए। अब अगर एसटीएफ के इस एनकाउंटर में जितने सिपाही, जितने दरोगा घायल हुए हैं, उनका आप मेडिकल रिकॉर्ड निकलवा लेंगे, कोई जाँच हो जाए तो आपको खुद पता चल जाएगा कहानी में कितना झोल-झोल है।
जिसको गोली लगती है वो 7-8 दिन अस्पताल में एडमिट रहता है, जाँच होता है, लेकिन यहाँ तो पता चला कि 2 दिन बाद ही लोग लौट आए, क्योंकि गोली की कहानी लिखी गई थी, गोली लगती नहीं है। आखिर ऐसे बदनाम एसटीएफ को, जिसके ऊपर ये दाग है कि ये चौथ वसूली करती है, ज़मीनों पे कब्ज़ा कराती है, धंधों में लिप्त है, ऐसे बदनाम 7-8 सालों से तैनात अफ़सरों को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? वो जो मैं शुरुआत में कह रहा था, भाजपा को सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि पिछड़ों और दलितों में ये खराब संदेश आ रहा है कि वो उनके विरोधी है। इस एनकाउंटर के बाद उठे विवाद से ये बात और साबित हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि इस एनकाउंटर में जो ठाकुर जाति के लोग ज्यादातर शामिल थे, वो सब के सब ठीक हैं, उनके टांग में गोली लगी हो, किसी की गोली भी नहीं लगी, जो मुख्य अपराधी था वो टहल तो हो गया, सरेंडर कर गया, लेकिन पिछड़ी जाति का मंगेश था, उसको मार दिया गया। अ, अगर ऐसे विवाद लग रहे हैं, कई दिनों से लग रहे हैं, तो बेहतर हो कि उत्तर प्रदेश सरकार एक लिस्ट जारी कर दे कि पिछले 7 सालों में जितने एनकाउंटर एसटीएफ ने किए हैं, उसमें से ठाकुर कितने थे, पिछड़े कितने थे, दलित कितने थे और मुसलमान कितने थे। ऊँची जाति के बाकी ब्राह्मण और बनिया कितने थे। कम से कम जाति के आंकड़ों से ये बात साफ हो जाएगी कि एसटीएफ के मन में पिछड़ों और दलितों के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मुसलमानों के प्रति कितना प्यार है ये हम सब जानते हैं, सरकार का उनके प्रति प्यार कितना ये भी हम जानते हैं। अतीक अहमद हत्याकांड में जिन शूटरों से हत्या कराई गई थी, महंगी महंगी लाखों रुपए की पिस्टल किसने ला के दी, आज तक रहस्य बना हुआ है। सब जानते हैं कि इसके पीछे एसटीएफ का कितना बड़ा खेल है। मनोज राजन त्रिपाठी बहुत अच्छे पत्रकार और एक किताब भी लिखी है, नाम शायद कसारी वसारी करके है। हम उस पर जल्दी एक शो भी करेंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह की छवि बन रही है एसटीएफ की, और ये छवि बन रही है कि एसटीएफ में 8-8 साल से तैनात अफसर वसूली कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, तो बदनामी किसकी हो रही है? सरकार की हो रही है ना। और पिछड़ों और दलितों में ये बात लगातार अगर नीचे तक जा रही है कि बैकवर्ड और दलितों को ही मारा जा रहा है, तो फिर सरकार की छवि और खराब होगी। एसटीएफ के काम करने का तरीका क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एसटीएफ के खिलाफ एक खबर छापी, कुछ खबरें छापती रहता हूँ मैं, और सरकार किसी की भी रहती है, वो सरकार के खिलाफ छपते हैं। मैंने पिछले दिनों अपना फंक्शन किया था, उस फंक्शन में अखिलेश यादव जी के सामने मैंने कहा था कि आप मुख्यमंत्री थे, मुझसे बहुत सम्मानपूर्वक लगभग हर महीने बुलाते थे, मुझे गाड़ी तक छोड़ने आते थे। और आपके खिलाफ सबसे ज़्यादा तीखा लिखने वाला पत्रकार मैं ही था। मैंने उदाहरण दिया था कि मैंने उस समय डीजीपी थे एके जैन, उनके कुछ मसला मिला मुझे, तो मैंने हेडिंग लगाई थी, डीजीपी बिकता है, बोलो खरीदोगे। और मैंने ये भी कहा था अगर इस सरकार में ऐसी हेडिंग लगा दूँगा तो मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि एक लाइन बनी हुई थी, खिंची हुई थी कि आप मैं आपसे काम को नहीं कहूँगा और आप मुझसे खबर को नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव ने मुझसे कभी नहीं कहा कि इस खबर को हटाओ और लगाओ। और मैंने दावा भी किया कि मुझसे ज़्यादा सभा के खिलाफ किसी ने खबर छापी हो तो मैं अपना अखबार बंद कर दूँगा। लेकिन इस सरकार में अगर खबर छापते हो तो परेशानी पैदा हो जाती है, और अमिताभ को भी परेशानी पैदा हुई। मैंने एसटीएफ की खबर छापी और मैंने अपने उस भाषण में भी, फंक्शन में कहा था कि माफिया भी कमर के नीचे बार नहीं करते, महिलाओं को नहीं घसीटते लड़ाई में। अखबार मेरी वाइफ के नाम था, तो अमिताभ जी ने जब एसटीएफ के खिलाफ खबर छपी, तो उन्होंने मेरे और मेरी पत्नी दोनों पे क्रिमिनल डिफेमेशन सूट दायर कर दिया। खैर वो कोई समस्या नहीं है, बहुत सारे लोग मानहानि का मुकदमा दायर करते हैं, सालों चलते हैं मुकदमे और हम उनको मुकदमों को बखूबी लड़ते हैं, और जारी रहती है अदालत की लड़ाई। लेकिन बता रहा हूँ, यहाँ तक भी तो बस ठीक है, आपको खबर बुरी लगी, आपने डिफर्मेशन सूट दायर कर दिया। उसके बाद मेरे मित्र को उनको डिप्टी एसपी ने एसटीएफ के दफ्तर में बुलाया। संयोगवश वो भी ठाकुर है मेरा दोस्त, और उस मित्र से कहा कि हमें संजय शर्मा के खिलाफ कुछ सबूत चाहिए। तुम भी ठाकुर, हम भी ठाकुर। समझ जाओ अगर तुम नहीं दोगे, तो स्थिति खराब हो जाएगी। मेरे मित्र ने कहा कि आप ठाकुर होकर ये कैसे सोच सकते हैं, अगर आप जाति पे जा रहे हैं, कि मैं अपने किसी दोस्त को धोखा दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता। 6-7 घंटे उससे पूछताछ करते रहे कि कुछ तो दे दो संजय शर्मा के खिलाफ, वो ड्रिंक्स कहाँ लेते हैं, वो शराब कहाँ पीते हैं, अगर पीते हैं तो कोई गर्लफ्रेंड है क्या, कोई इस तरह की बातें पूछते रहे। मेरे मित्र ने कहा वो इतने बेलोस इंसान हैं कि वो अगर वो ड्रिंक्स लेते हैं तो वो फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्वीट भी कर देते हैं, और मेरे मित्र ने बड़े हँसते हुए कहा उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी होगी, तब भी वो फ़ोटो पोस्ट कर देंगे। वो डिस्क में जाते हैं, वो कहीं भी कुछ करते हैं, वो अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करते जिसको छुपाना पड़े। ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे मुझे समाज के सामने डर पैदा हो। ज़िंदगी जो है वो खुली रहनी चाहिए। मैं भी आपकी तरह का इंसान हूँ। अगर कानून में लिखा है कि ड्रिंक्स करना अलाउ है तो मैं ड्रिंक्स लेता हूँ। तो इसमें कुछ छुपाने की वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा एसटीएफ के अफ़सरों से, आप गलत जगह पे जा रहे हैं, आप संजय शर्मा के खिलाफ कुछ भी ढूँढ नहीं पाएँगे, क्योंकि उनके संग ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जुड़ी है जिसका आपको दबा सकें। फिर उससे कहा गया कि भई हम उनकी गाड़ी का पीछा करा रहे हैं, हमें पता है कहाँ-कहाँ गए जाते हैं वो, हमें सब लिंक पता है, तुम बता दो। तो मेरे मित्र ने कहा कि आप मालूम करते रहिए, मुझे तो कुछ पता नहीं है।
तो मेरे पास मित्र आया, उसने पूरी बात बताई, तो मैंने गृह मंत्री अमित शाह को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जज को और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो मेरे दोस्तों को इस तरह बुला के धमकाया जा रहा है। तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। एसटीएफ के लोग इस तरह धमकाते हैं, गाड़ी का पीछा करेंगे। और ये डीके शाही साहब जो हवाई चप्पल के नाम से मशहूर हो गए हैं, एक दिन मेरी सोसाइटी के गेट पे 2-3 लोगों के संग घूम रहे थे और मेरे बारे में कुछ शायद पड़ताल कर रहे थे। मेरी सोसाइटी में रहने वाले एक एक्स एमएलए ने उनको देखा और कहा, शाही जी, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो थोड़े सक पकाए। उन्होंने कहा, गलत कर रहे हैं आप, अगर संजय शर्मा के लिए यहाँ पे सब कुछ मालूम कर रहे हैं तो ठीक नहीं है ये। मैं हँस रहा था कि मैं कहा, एसटीएफ मेरे को ऐसे ट्रेस कर दी जैसे मेरा ही एनकाउंटर कर देगी। तो उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को समस्या है कि उनके खिलाफ बोलने वाला अगर कोई सबसे तीखा बोलने वाला है तो वो मैं लखनऊ में रह के वो मैं हूँ। तो उनको परेशानी रहती है। कह रहे थे एनकाउंटर पे पूरे देश में बहुत फजीयत हुई है और कुछ बहुत बहादुर पत्रकारों ने ट्वीट भी किए हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ में जो ये एनकाउंटर हो रहे हैं, ये प्रमोशन के लिए या पैसे के लिए हो रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, आप उनका ट्विटर पे, अभिषेक उपाध्याय के ट्विटर पे आप देख भी रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि यूपी में प्रमोशन और पैसे के लिए हो रहे हैं एनकाउंटर। अब आप सोचिए कि इस तरह का इस तरह का जो काम होगा, उसके प्रति लोग क्या सुनेंगे? और उन्होंने, अभिषेक उपाध्याय ने कोई बहुत अच्छे-अच्छे ट्वीट किए हैं। इसी एनकाउंटर के संबंध में ट्वीट किए, मैं कुछ आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप भी होंगे। उन्होंने कहा है कि मैं हैरान हूँ, कल से इतने फ़ोन आ रहे हैं और सबके पास एक ही जानकारी, पूरे लखनऊ में खुलेआम प्रॉपर्टी कब्जे का धंधा। सोचता हूँ किसको नहीं पता ये सच, और आप हैं कि न्याय की राज बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, एसटीएफ के अफसरों की अगर जन्मपत्री निकाली जाएँगे, तो पता चल जाएगा कि एसटीएफ के ये बहादुर अफसर किस तरह ज़मीनों के धंधे में व्यस्त हैं। एक महिला ज्योतिषी है, वो मेरे पास आई। उन्होंने बताया कि इन डीके शाही ने उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। उसने लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी को, पुलिस कमिश्नर को शिकायती पत्र भी दिया। लेकिन साहब ठाकुर हैं और उनकी पत्नी, अब तो डीके शाही की पत्नी महिला आयोग की सदस्य भी बन गई हैं, बीजेपी की नेता रही हैं। तो इनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? किसके ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं करें, ये मेहरबानी मानिए। कल को मेरा मकान और आपका मकान भी कब्ज़ा लेंगे तो हम क्या कर सकेंगे? तो अभिषेक ने पत्र लिखा है कि सोचता हूँ किसको नहीं पता ये सच, और आप हैं कि न्याय के राज की बात करते हैं। जन कवि धूमिल ने दौर के बारे में ठीक लिखा है, हिजड़ों ने भाषण दिए लिंग बोध पर, वेश्याओं ने कविताएं पढ़ी आत्मशोध पर, प्रेम में असफल छात्राएं अध्यापका बन गईं और रिटायर्ड बूढ़े सर्वोदयी। उनका कहना ये है कि इस तरह की चीज़ों के बाद में आदमी को सबको पता है चल क्या रहा है, कोई बोल नहीं रहा। अभिषेक उपाध्याय ने डीके शाही के बारे में लिखा है कि डीके शाही का जलवा है। मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही के बारे में सुनिए। उनके परिवार के नाम पर 2 ट्रस्ट हैं। समझ में आया आपको? एसटीएफ के अफसर, बीवी भाजपा की नेता, महिला आयोग की सदस्य, अब उन्होंने ट्रस्ट भी बना रखे हैं। उनपे परिवार के नाम के 2 ट्रस्ट हैं। पहला ट्रस्ट महाराणा प्रताप वॉलीबॉल ट्रस्ट और महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट, खरगापुर, लखनऊ। इन ट्रस्टों पे समय-समय पर खेल प्रतियोगिताओं और समारोह का भव्य आयोजन होता है। यहाँ मुख्य और सम्मानित अतिथियों में कभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होते हैं, कभी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव होते हैं, कभी मंत्री दयाशंकर सिंह होते हैं, कभी खेल मंत्री गिरीश यादव, कभी खुद एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश होते हैं। उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य अब बनी है, मगर गोरखपुर क्षेत्र की भाजपा महिला मोर्चे की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पहले से हैं। गोरखपुर क्षेत्र ही उनकी राजनीति का केंद्र है। अब इन सारे सवालों का रिवीजन करते जाइए जो शाही के कामकाज के तरीके पर उठ रहे हैं। आखिर शाही को कैसे मंगेश यादव की पहचान करते हैं? उनकी टीम किस रेंज से गोली मारती है कि एक गोली मंगेश के सिर में लगती है और एक बाजू में? आखिर इतनी सनसनीखेज घटना का आरोपी घटना के 8 दिन बाद भी सुल्तानपुर में ही घटना स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्या कर रहा होता है? वो 8 दिन तक कहीं को भागता क्यों नहीं है? क्या वो सुल्तानपुर में रुककर एसटीएफ के रोके जाने पर फायरिंग करने का प्लान कर रहा होता है? आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि जो रिपोर्ट तमाम कोशिशों के बावजूद देखने को नहीं मिल रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब और किस हालत में सामने आएगी? आखिर शाही कैसे हवाई चप्पल में एक आरोपी का एनकाउंटर कर देते हैं? आखिर शाही विवादों में घिरे एक एनकाउंटर को लेकर उसी जिले में आयोजित सम्मान समारोह में कैसे शिरकत करते हैं? आखिर शाही किसके आदेश पर एक निजी समारोह में एक विवादों में घिरे एनकाउंटर को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी करते हैं?
आखिर शाही कैसे जाति पाति के मुद्दे पर राजनीतिक सरीखी बयानबाजी करते हैं? आखिर शाही कैसे एक नेता की तरह बयान देते हुए बाकायदा अपराधियों को चेतावनी जारी करते हैं और कहते हैं वो अपराध छोड़ दें। वो ये भी कहते हैं कि जो जिस तरह का अपराधी है उसे उस तरह की सजा दिलवाई जा रही है। मतलब पिछड़ा है तो उसको गोली मार दी जा रही है, ठाकुर है तो आराम से सरेंडर कर दिया जा रहा है। भाव तो यही होगा। आखिर यूपी में अधिकारी पर बिना इजाजत मीडिया से बात न करने के लागू जियो की उनके मामले में अचानक से बाईपास सर्जरी कैसे हो जाती है? उन्हें एक निजी समारोह में यह बयानबाजी की इजाजत किसने दी? आखिर अभी तक अमिताभ यश ने डी के शाही पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इन सवालों को पढ़िए, इन तस्वीरों पर गौर कीजिए और मेरे साथ मिर्जा गालिब का शेर पढ़िए। हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे हैं इतराता बरगना बगरना, शहर में गालिब की आबरू क्या है? मतलब गालिब लिखते हैं कि वो तो शाह यानी सुल्तान का मुसाहिब यानी संगी है, इसलिए वो इतना अतरा रहा है, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है? और आखिर अभिषेक ने एक और जबरदस्त ट्वीट किया है, लिखा है, गजब का संयोग है। एक अधिकारी, 2 एनकाउंटर, कहानी लगभग एक जैसी। ये है मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले एसटीएफ के अधिकारी डी के शाही का किया हुआ एक और एनकाउंटर। जरा इसमें डी के शाही कुछ बयान आ रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए, फिर इस ट्वीट को आगे पढ़ के सुनाता हूँ। क्या कुछ बना? ये गुफरान है, प्रतापगढ़ का कुख्यात अपराधी है। इस पर 1.25 लाख रुपए का रिवार्ड था और कई जिलों की पुलिस इसको काफी समय से तलाश कर रही थी। उसी दरमियान पता चला कि ये कौशाम्बी जनपद में किसी बड़ी घटना को आज अंजाम देने वाला है, जिसको चेज किया जा रहा था। आज समदा के पास इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसने पुलिस बल पर जान से मारने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। घायल अवस्था में इसको अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। इस पर 1,25,000 रुपए का रिवार्ड था। 1 लाख रुपए प्रयागराज जोन से और 25,000 रुपए सुल्तानपुर जिले से। क्या क्या चीजें बरामद? इससे एक 32 बोर का पिस्टल स्टार का, एक 9mm कार्बाइन और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सर, क्या अतीक से भी संबंध है इसका? कई बड़े अपराधियों से संबंध है। अभी ये जांच का विषय है, जांच करेंगे, जो चीज तथ्य आएगा फिर बताया जाएगा। गैंग के बारे में? इसके गैंग के कई लोग जेल में हैं, वो भी हम लोग पता कर रहे हैं। अभिषेक लिखते हैं कि ये एनकाउंटर प्रतापगढ़ के गुफरान का था। साल 2023 था। सिर्फ किरदार का नाम अलग है, बाकी कहानी एक जैसी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 24 अप्रैल को लूट होती है। यहाँ भी सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। यहाँ भी दुकान ज्वेलर की होती है। यहाँ भी अपराधी पर इनाम घोषित होता है, 1 लाख का एडीजी जोन प्रयागराज से, 25 लाख का सुल्तानपुर से। यहाँ भी बदमाश मोटरसाइकिल पर जा रहा होता है। यहाँ भी डी के शाही की अगुवाई में पुलिस उसे रोकती है। यहाँ भी बदमाश पहले फायरिंग करता है। यहाँ भी पुलिस जवाबी गोलियां चलाती है। यहाँ भी बदमाश को गोली लगती है। यहाँ भी शरीर के ऊपरी हिस्से में गोली लगती है। उसे अस्पताल लाया जाता है, जहां उसकी मौत होती है। बरामदगी भी कमोबेश एक जैसी, कुछ असले और एक मोटरसाइकिल। यहाँ भी डी के शाही मीडिया के कैमरों के आगे आते हैं। यहाँ भी वो एनकाउंटर पर बयान देते हैं। इतना संयोग तो बॉलीवुड की किसी सुपरहिट थ्रिल मूवी में भी नहीं होगा। महज चप्पल पहनकर देश में सादगी भरे एनकाउंटर की मिसाल कायम कर देने वाले शाही साहब ने गजब का बयान दिया था। पूरे देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। रोहनी सिंह एक बहुत बड़ी पत्रकार है देश में, 10 लाख से ज्यादा उनके लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने भी इस बयान पे लिखा है, सूचना विभाग में मुख्यमंत्री की शान पर मनोहर कहानियां लिखने वाले ट्रोल्स को चप्पल पहनने वाले डीएसपी की नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। पिछले एनकाउंटर में भी वही मॉडस ऑपरेंडी, वही स्क्रिप्ट। ऐसा लगता है इन्हें अपनी मालिक पर इतना भरोसा है कि ये जरा भी चिंता नहीं करते। नरेंद्र नाथ मिश्रा भारत टाइम्स के पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो लिखते हैं, पूर्व का इतिहास देख ले, जो अधिकारी फर्जी एनकाउंटर ताकत दिखाना टाइप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका नौकरी का अंत समय और उसके बाद का समय बहुत कष्ट बीता है। कर्मों का हिसाब होता ही है। एक से एक बढ़कर एक मिसाल रही है, फिर भी कोई सीखता नहीं है। दरअसल जब अधिकारी अपने शीर्ष पर होता है तो उसे मानने को कभी तैयार नहीं होता है कि कभी उसका समय जा भी सकता है। इस मामले में अधिकतर नेता अधिक व्यवहारिक होते हैं। तो इस तरह मीडिया के लोग बहुत आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी इस तरह किसी की हत्या की इजाजत नहीं दी जा सकती। खास तौर से अगर वो पिछड़ा है, वो दलित है, वो मुसलमान है, तो आप उसको अपराधी है तो उसको मार दें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जाति देखकर अपराधी मारा भी नहीं जाता, ये भी एक सत्य है। और योगी आदित्यनाथ ने बचाव किया है और कहा है कि अगर कोई डकैत मारा गया तो समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को भी ये भी बताना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि
आखिर उनके राज में एसटीएफ के बड़े-बड़े अफसर इस तरह की दौलत कहाँ से कमा रहे हैं? जिन डिप्टी एसपी का मैंने ज़िक्र किया, वकील साहब वाले रिश्तों का, उनके तार तो दुबई तक से जुड़े हैं। उनके एक संबंधी दुबई में काम कर रहे हैं। तो दौलत का अकूत साम्राज्य यहाँ से दुबई तक फैला हुआ है। तो क्या एसटीएफ को मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, धनंजय सिंह, अभय सिंह इस तरह के जो बाहुबली हैं, उनकी तरह पैरेलल गैंग चलाने की अनुमति मिल दी जाती है? कि अगर एसटीएफ खाकी वर्दी में एक उपन्यास आया था, आपने सबने पढ़ा होगा वेद प्रकाश शर्मा का वर्दी वाला गुंडा। तो क्या एसटीएफ को इस तरह लाइसेंस मिल जाता है कि वो ज़मीनों पे कब्ज़ा करे, वो चौथ वसूली करे, वो किसी को गोली मार दे? इंडियन एक्सप्रेस में थी शायद ये खबर कि अमिताभ यशी की माताजी के नाम राम जन्मभूमि में परिसर के पास में अयोध्या में 4.5 करोड़ का प्लॉट है। किसी मीडिया हाउस के पत्रकार ने इतनी हिम्मत नहीं करी कि अमिताभ यशी से पूछे कि आपके माताजी, पिताजी भी क्या इतने अमीर थे? माताजी इनकम टैक्स का रिटर्न कब से भर रही हैं? 4.5 करोड़ रुपए कहाँ से आए? और क्या ये प्लॉट वाक़ई 4.5 करोड़ का है या 20 करोड़ से ज़्यादा का है? लखनऊ व बाराबंकी की संपत्तियों की पड़ताल करें। सिर्फ अमिताभ यशी नहीं, नीचे तक जितने एसटीएफ के लोग हैं, अगर उनकी संपत्ति की पड़ताल केंद्र सरकार किसी एजेंसी से करा ले, तो मामला बहुत सारा खुल सकता है। अब होगा क्या? ऐसे एनकाउंटर जब तूल पकड़ते हैं तो एक आयोग का गठन हो कर दिया जाता है। एक आयोग बन जाएगा, एक जज साहब ढूँढे जाएँगे, वो जज साहब जो रिटायर हो गए, खाली बैठे, उन्हें कुछ काम-धाम नहीं है। उनसे कहा जाएगा कि आप आयोग के अध्यक्ष बन जाइए, बस आयोग की रिपोर्ट हमारे मन मुताबिक आनी चाहिए। 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, 2 साल तक जज साहब रिपोर्ट नहीं करेंगे, उनको तनख्वाह मिलती रहेगी, उनको पैसे मिलते रहेंगे। और आप आरटीआई में पूछ लीजिएगा, इस तरह के जितने आयोग बने हैं, उन्होंने सरकार के पक्ष में ही रिपोर्ट दी है। विकास दुबे का घटना आपको याद होगी। पैर से लंगड़ा था, हाथों में हथकड़ी पहनी हुई थी, लेकिन कहा गया पिस्टल छीन के भाग रहा था और हमने गाड़ी पलटी और वो मार दिया गया क्योंकि वो फायरिंग कर रहा था। बच्चा-बच्चा जानता है कि विकास दुबे कैसे मारा गया। एक बेशर्म गोदी मीडिया का नंगा नाच देखिए कि असम में जब एक अपराधी डूब के मर गया, तो वो हेडिंग चला रहे थे कि गाड़ी पलटती नहीं है, गाड़ी पानी में डूब भी जाया करती है। मतलब जो हिंसक प्रवृत्ति को सवाल खड़े करने चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या अदालतें बंद कर देनी चाहिए? क्या अपराधियों का इलाज गोली मार के कर दिया जाएगा? और ये कौन बताएगा कि पुलिस की गोली किसी मासूम को नहीं मारेगी? गोमती नगर लखनऊ में ही एक एप्रिल में काम करने वाला विवेक तिवारी अपनी महिला मित्र के संग रात को जा रहा था, कुछ गाड़ी रोक के बात करने लगा। नशे में दो सिपाही आते हैं। जब आप लाइसेंस दे देते हैं ना पुलिस को हिंसक होने का, तो वो गोली किसी में भी चला देते हैं। कुछ बात हुई, पूछताछ हुई और नशे में धुत सिपाही ने विवेक तिवारी को गोली मार दी, वो मर गया। इस तरह की तमाम वारदातें हमने देखी हैं। तो क्या पुलिस को इतना मजबूत कर देना चाहिए कि वो किसी पत्रकार की गाड़ी का पीछा कराए, पत्रकार के दोस्तों को बुला के इंट्रोगेशन करे, इस तरह का धमकाने वाला माहौल बने? क्यों नहीं अमिताभ यश उनकी टीम से सवाल पूछे जाने चाहिए? और क्यों नहीं सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर इतने सारे ठाकुर एसटीएफ में क्या कर रहे हैं? क्या केवल ठाकुर जाति के डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर, सीओ या सिपाही हैं? किसी और जाति का समावेश यहाँ नहीं हो रहा है? और जो दागी हैं, जिनके ऊपर आरोप है, उनको क्यों क्यों यहाँ रखा जा रहा है? बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। विकास दुबे वाले मामले में जिस तरह आयोग के जज साहब बने थे, जो भाजपा नेता के रिश्तेदार थे, उस तरह का जज ना बने, कोई ईमानदार कोई जज बने जो बता सके कि देश में क्या चल रहा है। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी बात का इंतज़ार करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।